हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और हम लोग पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, और आज का टॉपिक क्या है आप लोग थंबनेल में देख के आ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि शब्द समस्याएं। अब देखिए, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा ये इंग्लिश में ही होंगे। अब देखिए, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस को दिखाना पॉसिबल है नहीं। मैं हिंदी में बोल दूंगा, आप नोट कर लेंगे, और मैं इंग्लिश में आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। ठीक है, बट मैं जो एक्सप्लेन करूंगा दोनों लैंग्वेज में करूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। और मैं आपको बता दूं, पहले की जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं मैं सारी की सारी पहले NCERT की वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊँगा। उसके बाद हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो NCERT में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो अंकों में 26 का अंतर है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। फाइंड देम, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि भैया दो संख्याएं हैं, यानी दो नंबर्स हैं, मुझे नहीं पता है तो मैं थोड़ी देर के लिए उन नंबर्स को मान लेता हूं कि वो नंबर हमारे पास क्या है, x एंड y। तो मैं लेट कर लेता हूं कि लेट द नंबर्स बी x एंड y, यानी कि माना कि संख्याएं x तथा y हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि इनमें जो डिफरेंस है वो 26 का है, यानी इनमें जो डिफरेंस है कितने का है, 26 का है। और आप डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं तो डिफरेंस आ जाता है। तो क्वेश्चन में मुझे कह रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो x माइनस वाई है वो मुझे 26 दिया गया है। ठीक, एंड और क्या दिया है कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। क्या है, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। यानी अगर मैं दोनों नंबर को पहले मैं बराबर लिख देता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूँ, उन्होंने कहा है कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। और आपको ये भी अच्छे से पता है कि जब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं, बट डिफरेंस तो ऐसे ही निकलता है ना। अब इसका मतलब ये वाली बड़ी संख्या है, यानी ये बड़ा नंबर है। अगर ये बड़ा नंबर है तो यही 3 टाइम्स होगा, और मुझे दोनों को बराबर करना है। जब मुझे पता है कि 3 टाइम्स है तो मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इन्हीं की मदद से हम लोग इन दो नंबर्स को फाइंड करेंगे। तो चलिए, हमको x = 3y दे रखा है तो मैं यहाँ पे 3y रख देता हूँ। बाई 1 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, और 3y से y गया तो 2y इज इक्वल टू 26, 2 से कट जाएगा तो y इक्वल टू 13। एक नंबर तो मेरे पास आ गया। दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इस y की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे या फिर इक्वेशन फर्स्ट में। यहीं पे मैं पुट कर देता हूँ बाई 2। क्या है, x इज इक्वल टू 3y, 3 इंटू y कितना है 13, तो 13 3 जा 39, और x की वैल्यू आ गई 39। और मेरे से जो नंबर पूछे गए थे वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, 13 एंड 39। भाई कहा था ना कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो x है इससे 3 गुना है। और कह रखा था इनमें जो अंतर है 26 का है, तो आप इनको घटा के देख लीजिए, 26 का डिफरेंस भी आ रहा है। यानी जो हमारा उत्तर आया है इस सवाल का वो सही है। तो मुझे लग रहा है मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा पाया हूँ। ठीक है, अगर डाउट रह गया होगा तो आप इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए फिर बढ़ते आगे और करते क्वेश्चन नंबर 2। नंबर सेकंड करने से पहले मुझे समझना होगा कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं संपूरक कोण। यानी कि ऐसे दो कोण, ठीक है, जिनका योग 180 होता है उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। मैंने क्या कहा, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 होता है वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द अदर
सॉरी एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बड़ा वाला जो संपूरक कोण है वो छोटे वाले कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है। अब आप मुझे उनके मान बताओ। मैंने हिंदी में क्या कहा कि जो है बड़ा एंगल है, दो संपूरक कोण में जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है, आप उनके मान ज्ञात करना है। यानी कि अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जो स्मॉलर होगा वो बड़े वाले से क्या होगा 18 कम होगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही कहा है ना कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है, या फिर मैं कहूँ कि जो छोटा वाला है वो बड़े वाले से 18 कम है। तो मीनिंग तो दोनों के एक ही है, आपको उन दोनों एंगल्स के मान बताने हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए मान के चलता हूँ कि मेरे एंगल्स एक्स और वाई हैं। तो लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई, एंगल्स बी एक्स एंड वाई। अब देखिए क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि भैया जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 अधिक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने मन में मान के चलता हूँ कि ये बड़ा एंगल है। अब मुझे पता है कि अगर x बड़ा है तो x ही 18 ज़्यादा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। अब मुझे दोनों को अगर बराबर करना है तो 18 किधर ऐड करना चाहिए भैया, ये तो 18 अधिक है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसमें इधर 18 ऐड कर देता हूँ ताकि दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाए। ये मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अगर आप y को ट्रांसफर कर लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। और दूसरी इक्वेशन के बारे में क्वेश्चन में जिक्र नहीं है, वो मुझे पहले से भी पता होगा कि अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होगा 180 होगा। तो यानी कि x प्लस वाई जो होगा वो 180 होगा। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम सप्लीमेंट्री एंगल्स x और y फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कोई सा भी मेथड लगा दीजिए। मैंने 4-5 मेथड बता रखे हैं, आप कोई भी मेथड लगा दीजिए। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, y से y कट जाएगा, देख रहे प्लस के माइनस का, तो ये तो कट गए, x और x मिलकर कितने हो जाएंगे 2x, और 180 में 18 जोड़ दीजिए, दोनों को ऐड करिए तो हो जाएगा 198। अब x मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, 198 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, यानी एक एंगल तो मेरा 99 डिग्री हो गया। अब दूसरा निकालने के लिए क्या करिए, इस x की वैल्यू चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, मैं सेकंड में रख देता हूँ बाई 2, और जो मेरी सेकंड इक्वेशन है वो x प्लस वाई यानी कि 99 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब प्लस में जाके माइनस हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 180 माइनस का 99। अब इससे मैं माइनस कर देता हूँ तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 81 डिग्री, और यही मेरे इस सवाल के उत्तर हो जाएंगे। यानी जो जो सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि जो संपूरक कोण मुझसे पूछे गए थे वो कौन से हो जाएंगे 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर बढ़ते आगे और करते क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, यानी एक क्रिकेट टीम का कोच बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800, यानी एक क्रिकेट के कोच ने 7 बैट यानी कि 7 बल्ले और 6 बॉल्स यानी 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में सी बाइज 3 बैट्स एंड 3 बॉल्स फॉर 1750, और बाद में उसने 3 बैट और 5 गेंदों को 1750 में खरीदा है। आपको हर एक बैट और हर एक बॉल की कॉस्ट बतानी है। मतलब इन्होंने ये कहा है कि जो है पहले 7 बैट और 6 बॉल्स 3800 की खरीद ली, दोबारा क्या किया 3 बैट और 5 गेंदे को 1750 में खरीद लिया। आपको हर एक बैट और हर एक बॉल की कॉस्ट बतानी है। अच्छा मैं आपसे रैंडमली पूछ लूँ कि भैया मुझे 5 सेबों का मूल्य बताओ, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे जब तक कि आपको ये ना पता हो कि एक सेब कितने का है। तो सेम लॉजिक है, अगर ये कह रहे हैं कि भैया 7 बैट और 6 गेंदें मिला के 3800 की हुई, तो मुझे एक एक का पता होगा, एक बैट और एक गेंद का, तभी तो मैं 7 बैट और 6 बॉल का बता पाऊंगा। तो मैं उस एक एक को अपनी तरफ से मान लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में वही मुझे निकालना था। तो मैं लेट कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3 में, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल bx and y respectively
मैं अपनी तरफ से मान के चलता हूँ कि एक बैट और एक गेंद की जो कीमत है वो x और y है। ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया। आप लिखेंगे कि माना कि एक गेंद और एक बैट का जो मूल्य है वो x तथा y रुपये है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से मान लिया। रुपये लिख दीजिए यहाँ पे क्योंकि कॉस्ट है यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, आप सीधा सीधा क्वेश्चन पे आना है। इन्होंने कहा है कि 7 बैट और 6 बॉल 3800 में खरीदी। आप मुझे बताओ, अगर एक बैट x रुपये की है तो 7 बैट कितने की हो गई? भैया जब एक सेब अगर 5 रुपये का होता है तो 7 सेब कितने को हो जाएगा? 7 पंचे 35। तो वैसे ही अगर एक बैट जो है x रुपया का है तो 7 बैट कितने को हो जाएंगे? 7x। ठीक है, और 6 बॉल, अगर एक बॉल y रुपया का है तो 6 बॉल कितने के हो जाएंगे? 6y। अब इन दोनों का मिला के जो कास्ट है वो क्वेश्चन में मुझे 3800 दे रखा है। ये मेरी रही पहली क्वेश्चन। ठीक, और दोबारा उन्होंने क्या किया है, 3 बैट खरीदे। अगर एक बैट x रुपये का है तो 3 बैट कितने के हो जाएंगे? 3x के। ठीक है, और उसके बाद 5 बॉल, अगर एक बॉल जो है y रुपया का है तो 5 बॉल कितने के हो जाएंगे? 5y। और इन दोनों की जो कास्ट है वो रुपये 1750 है। ठीक है, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर पाए तो एक्स वाई के मान यहाँ से निकल आएंगे, और वो जो एक्स वाई के जो वैल्यूज हैं वही तो एक बैट और एक बॉल की क्या है? कास्ट है, और मुझसे क्वेश्चन में वही पूछा गया था। चलिए फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी यहाँ पर क्योंकि नंबर्स हैं, तो जब भी नंबर्स हों, कैलकुलेशन है, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना बेटर रहता है। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देता हूँ। और सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता था कि x या फिर y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में से निकाल के किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1750 माइनस का 5y। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1750 माइनस का 5y। चूँकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। तो x की वैल्यू मैंने कहाँ से निकाली? इक्वेशन सेकेंड से। अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख दूंगा बाई 1। x के रिप्लेस पे रखना 7 इंटू x के रिप्लेस पे रखना है 1750 माइनस का 5y डिवाइडेड बाई 3। इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ब्रैकेट को, प्लस का 6y इज इक्वल टू 3800। अब इसी को सॉल्व कर देना है। मल्टीप्लाई करिए, 7 इंटू 0 7, 7 5 जा 7 5 35, कैरी आएगा 3, 7 7 जा 49, 7 7 49 है ना। 49 में 3 ऐड कर देंगे तो 52 हो जाएगा, कैरी आएगा 5, 7 कम 7 5 12, यानी कि 12250 आएगा अगर आप इसकी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 पंचे 35y। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड में 3 है, यहाँ भी डिवाइड में 3 होना चाहिए, तभी आप ऐड करेंगे तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर ऐसे कर लीजिए 6 3 जा 18y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3800। ठीक है, अब देखिए डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 12250। 18y से आप 35y घटा दीजिए। 18y से अगर आप 35y घटाएंगे तो आपको पता है माइनस का 17y आएगा, और 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3800 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई करिए 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 3 8 जा 24 है ना, 8 3 24, और 3 3 जा 9 टू 11, इधर हो जाएगा 12250 माइनस का 17y हो जाएगा। ये इधर माइनस में आएगा और ये जाके प्लस में हो जाएगा, तो 12250 माइनस 11400 बराबर 17y। माइनस कर देते हैं, तो 12250 से माइनस करना है 11400, तो 05 122 से सीधा सीधा 114 घटा दीजिए तो 8 बचेगा, यानी कि 850 इज इक्वल टू 17y। तो 17 पचे 85, यानी y इज इक्वल टू आ गया 50। और y क्या है? y जो है एक बॉल की कॉस्ट थी, यानी कि जो एक गेंद का जो मूल्य होगा वो 50 रुपये हो जाएगा। ठीक, वैसे ही हम लोग x निकालेंगे, इस y की वैल्यू कहीं भी रख देते हैं, तो इसमें रख देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा इक्वेशन थर्ड में। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इक्वेशन थर्ड बाई 3। x इक्वल टू क्या है? 1750 माइनस का 5y, y की वैल्यू 50 है, डिवाइडेड बाई 3। 1750 50 पंचे
कितना हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 3, तो हो जाएगा 1500/3, तो 3 5 जा 50 यानी कि 500 रुपये। यानी कि एक बैट की जो कीमत होगी वो 500 रुपये होगी और एक बॉल की जो कीमत होगी कितनी होगी 50 रुपये होगी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया था कि सात बैट और 6 गेंदों का जो मूल्य है वो 3800 रुपये है। तो मैंने मान लिया कि भैया एक बैट x रुपये की है और एक बॉल जो है एक गेंद y रुपीज़ का है। अगर एक बैट जो है x रुपीज़ का है तो 7 बैट कितने के हो जाएंगे 7x के, और एक बॉल अगर y रुपीज़ का है तो 6 बॉल कितने हो जाएंगे 6y, और इन दोनों की मिला के जो 3800 का खरीदा था तो इन दोनों को ऐड करके 3800 के बराबर रखा। और दूसरी बार कहा था कि 3 बैट, अगर एक बैट x रुपये का आपने माना है तो 3 बैट कितने के हो जाएंगे 3x, और उसके बाद एक बॉल अगर आपने y का माना है तो 5 बॉल कितने के हो जाएंगे 5y, और इन दोनों को मिला के उसने 1750 में खरीदा था। मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, वहीं से मुझे जो एक बैट और एक बॉल की कीमत पता चल गई। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर बढ़ते आगे और करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 है, ये मुझसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एक टैक्सी का किराया जो है किसी सिटी में, वो एक देखिए जितनी तय की गई दूरी है, देखिए हिंदी में आप इसको पढ़ लेना। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब है कि द टैक्सी चार्जेस यानी टैक्सी का किराया इन अ सिटी मतलब एक शहर में किस तरीके का है, कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज, मतलब आपको इसमें एक फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप सिटी में जो है मतलब टैक्सी चार्ज पे लेते हैं, किराए पर लेते हैं, अब कहीं पर भी हो या ना हो, बट मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। यानी एक शहर में एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा एज ए किराया, और टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि आपने सपोज कि आप 15 किलोमीटर गए तो उसका तो किराया आपको देना ही देना है, साथ में फिक्स्ड चार्ज भी देना है। मतलब आप सपोज कर लीजिए आप अपने गांव से या फिर कहीं से भी लखनऊ गए, 50 रुपये आपको किराया देना था, बट उसमें उन्होंने कह रखा कि भैया 10 रुपये आपको फिक्स्ड चार्ज भी देना पड़ेगा, तो कितना हो गया 60 रुपये किराया हो गया ना। तो यही कुछ ऐसा मीनिंग है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए द चार्ज पेड इज रुपीज़ 105, यानी कि 10 किलोमीटर का जो किराया है वो 105 रुपये है, एंड 15 किलोमीटर का जो किराया है वो 155 रुपये है। आपको फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर आपको बताना है। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन हो सकता है आपको अच्छे से समझ में ना आए, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। मतलब एक शहर में है, एक सिटी में एक किराए की टैक्सी अगर आप किराए पे ले रहे हैं तो आपको किराया तो देना ही पड़ेगा पर किलोमीटर के हिसाब से, लेकिन एक फिक्स्ड चार्ज भी देना पड़ रहा है। जैसे मान लिया आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो 10 किलोमीटर का किराया तो आप देना ही पड़ेगा किलोमीटर के हिसाब से, और आपको एक फिक्स किराया अलग से देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन में कहा गया कि एक व्यक्ति है जो कि 10 किलोमीटर जाता है तो 105 रुपये पे करता है, और 15 किलोमीटर जाता है तो 155 रुपये पे करता है। आपको फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज आपको बताना है ना, नियत किराया और प्रति किलोमीटर किराया आपको बताना है। आगे एक चीज़ और पूछी है तो उसको मैं बाद में कराऊंगा, पहले इतना मैं करता हूँ। तो अपनी तरफ से मैं फिक्स्ड चार्ज को मान लेता हूँ और चार्ज पर किलोमीटर यानी प्रति किलोमीटर का किराया वो भी मैं मान लेता हूँ। तो मैं मान के चलता हूँ लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स। मैंने क्या मान लिया कि फिक्स्ड चार्ज x रुपये है, एंड चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि आपको जो नियत किराया था वो x रुपये और हर 1 किलोमीटर का जो किराया है वो y रुपीज है। ये आपको क्लियर है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि भैया एक 10 किलोमीटर के लिए जो 105 रुपये पे करने पड़ेंगे, अदा करने पड़े। आपको पता है अगर कोई बंदा 10 किलोमीटर गया है, मैंने माना है कि 1 किलोमीटर का जो चार्ज है किराया है वो वाई है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10 वाई। तो चलो ठीक है 10 वाई हो गया, लेकिन इसके साथ साथ आपको फिक्स्ड चार्ज भी तो देना है, और वो कितना आपने अज्यूम किया x, तब जाके कहीं उसने जो है 105 रुपये क्या है पे किए। ये पहली इक्वेशन हो गई। एंड सेकेंड इक्वेशन,
15 किलोमीटर के लिए उसे जो है 155 रुपये पे किए। अगर 1 किलोमीटर का किराया 22 रुपया है तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? तो आप कह रहे होंगे कि 15 भाई, साथ साथ बोलते भी रहिए आप। बट साथ में आपको नियत किराया फिक्स्ड चार्ज भी तो देना है। कितना देना है? एक्स। तब कहीं जाके आपको 155 रुपये पड़ेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप एक्स निकालेंगे, यानी कि फिक्स्ड चार्ज फाइंड कर सकते हैं, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए वाई निकालेंगे, यानी कि चार्ज पर किलोमीटर आप पता कर पाएंगे। तो दिख रहा है कि ये दोनों बराबर हैं और दोनों के दोनों प्लस में है, तो माइनस करेंगे तभी कटेगा। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को मैं माइनस कर देता हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट है एक्स प्लस 10y, और इससे माइनस करना है इक्वेशन सेकंड को, यानी एक्स प्लस 15y। इधर क्या है? 105 माइनस का 155। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 10y, अब चूँकि प्लस में है, आगे माइनस में लगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे, इज इक्वल टू 105 से 155 घटाएंगे तो माइनस का 50, ये तो कट गए। 10y से 15y घटाओगे तो माइनस का 5y बराबर माइनस का 50, तो माइनस माइनस कट गया, वो 5 दहम 50, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 रुपये। यानी y आपने क्या माना था? y माना था पर किलोमीटर चार्ज, यानी प्रति किलोमीटर का किराया, वो कितना आ गया है? 10 रुपये। सॉरी, इधर लिखिए आप 10 रुपये। अब क्या करें, इस y की वैल्यू आप यहाँ पर रख देते हैं तो आपको फिक्स्ड चार्ज भी पता चल जाएगा। तो बाई वन क्या है? x प्लस 10 इंटू वाई, वाई की वैल्यू आई है 10, इज इक्वल टू 105। तो भैया 10 इंटू 10 100 होता है, छोटा छोटा बच्चा भी जानता है। 105, तो 100 से 105 से 100 घटा दोगे तो 5 आ जाएगा, और यही मेरा क्या है? फिक्स्ड चार्ज है। तो आप लास्ट में सुंदर सुंदर लाइनों में लिखेंगे, हेंस द फिक्स्ड चार्ज इज ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर इज 10 रुपीज़। अब मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपसे और पूछी गई है। वो क्वेश्चन ने पूछा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना किराया पे करना होगा, यानी अदा करना होगा। तो भैया जब मुझे पता है कि 1 किलोमीटर का किराया वाई था, वाई कितना है? 10, यानी 1 किलोमीटर का किराया तो 10 आ गया। आपको जाना कितना है? 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर का किराया निकालने के लिए क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, यानी कि अगर 1 किलोमीटर का वाई है तो वाई कितना है? 10, तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 25 इंटू 10। लेकिन आप तो अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं? फिक्स्ड चार्ज भी तो दोगे। कितना देना है? 5 रुपये। चलो दे देते हैं भैया। 25 गुणे 10 250 हो जाएगा, और प्लस 5 यानी कि 255। यानी अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाएगा इस हिसाब से, तो उसको 255 रुपये किराया पे करना होगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना? ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर ऐसा नहीं है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, 100% समझ में आ जाएगा। और टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो फ्रैक्शन से रिलेटेड है। आपको पता है फ्रैक्शन यानी भिन्न, भिन्न में एक अंश होता है और एक हर होता है, यानी कि एक डिनोमिनेटर होता है और एक होता है न्यूमरेटर, है ना? ये आपको पता है फ्रैक्शन होता है। तो अगर कोई फ्रैक्शन है तो इस तरीके तो होगा ही होगा। तो मैं अपनी तरफ से एक फ्रैक्शन को मान लेता हूँ कि लेट द फ्रैक्शन बी एक्स एंड वाई। मैंने एक्स अपॉन वाई, मैंने अपनी तरफ से एक फ्रैक्शन मान लिया एक्स अपॉन वाई। जैसे फ्रैक्शन क्वेश्चन में कहे तो आप तुरंत मान लीजिए कि एक्स अपॉन वाई है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन है क्या? ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी ये जो फ्रैक्शन है, ये जो भिन्न है, वो 9/11 हो जाती है। कब हो जाती है? इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटरी अंश और हर में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो इसकी जो वैल्यू है वो 9/11 हो जाती है। तो चलिए कर देते हैं भैया। क्वेश्चन में कहा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आप इसमें 2 ऐड करो और इसमें 2 ऐड करो, तो ये जो है वो 9/11 हो जाएगा। तो मैंने इसको 9/11 कर दिया। सॉल्व करिए कि इक्वेशन बन जाएगी 11 का मल्टीप्लाई इधर 11x, 11 2 जा 22, इधर मल्टीप्लाई करें 9y और 9 2 जा 18 हो जाएगा। इसको इधर ले 11x माइनस का 9y और 22 जाके माइनस हो जाएगा,
तो 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, ये मेरी पहली इक्वेशन है। अब आगे पढ़िए, उसके बाद कह रहे हैं कि इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर में यदि 3 जोड़ा जाए तो ये जो है 5/6 हो जाता है। आपको फ्रैक्शन बताना है, यानी अगर इसी फ्रैक्शन में अगर हम लोग 3 ऐड कर दें दोनों में, अगर हम लोग 3 ऐड कर रहे हैं तो ये जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो रहा है। ये स्टेटमेंट आपको दिया गया और आपको फ्रैक्शन बताना है। तो यहाँ से भी इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके xy मिल जाएगा, यहाँ पर रख देंगे, वही मेरा फ्रैक्शन हो गया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6x 6 3 जा 18, इधर मल्टीप्लाई करें 5y 5 3 जा 15, 6x से 5y माइनस में आएगा और 18 भी माइनस में जाएगा। तो जो इक्वेशन बनेगी 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, ये रही मेरे पास दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद जो है xy मिलेंगे और जो xy होंगे यहाँ पे रखेंगे, तब जाके क्या है मेरा फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशन को। और सॉल्व करने के लिए आपको पता है कई सारे मेथड हैं, बट यहाँ पे चूँकि नंबर्स थोड़े अजीब हैं तो मैं ऐसा करता हूँ, एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देता हूँ। जब भी नंबर्स थोड़े से टफ हो जाएं तब आप एलिमिनेशन मेथड के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपसे कहा गया है तब तो आपको करना ही करना है, अगर ना कहा जाए तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें रख देता हूँ। अगर मैं यहाँ से x निकालना चाहूँ तो 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जाके ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 3 प्लस का 5y, यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 5y अपॉन 6। मैंने क्या किया, इक्वेशन सेकेंड से x निकाला है तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। बाई 1 11 इंटू x की वैल्यू है माइनस का 3 प्लस का 5y अपॉन 6, माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55। देखिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 8 54, 6 9 जा 54y डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, अब देखिए इसको और सॉल्व करें, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। देखिए 55y से 54y घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा। अब देखिए 6 4 जा 24 और ये माइनस में जाके इधर ऐड हो जाएगा प्लस का 33। तो जो y की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 33 से आप 24 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 9, यानी जो y की वैल्यू कितनी आई है 9। इस y की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, चाहे तो यहाँ रख दूँ चाहे तो यहाँ रख दूँ, मैं यहाँ रख देता हूँ इस इक्वेशन थर्ड में। तो बाई 3 ये क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5y, y कितना आया 9 डिवाइडेड बाई 6, तो 3 9 5 जा 45 डिवाइडेड बाई 6, 45 से 3 माइनस कर देंगे तो 42 अपॉन 6, यानी x इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास x भी आ गया है और y भी आ चुका है। तो जो मेरे पास जो फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन क्या था, हेंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू था x अपॉन वाई। x कितना है 7, y कितना है 9, यानी कि 7 अपॉन 9 मेरा वो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा जो मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यही सवाल का उत्तर है और मुझे लग रहा है आपको समझ में आया ही होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आपको पता है क्या करना है ना, अच्छे से देखना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो और वीडियो को रिपीट करके देखिएगा अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि माइनस प्लस भी ना छूटे। चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। जो अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्वेश्चन नंबर 6 एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए हो सकता है कि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो उनको थोड़ी सी इंग्लिश में प्रॉब्लम हो। भैया आप लोग जो है पर्टिकुलर इंग्लिश पढ़ाते हो, मैथ में तो कोई इंग्लिश होती नहीं है, तो एट लीस्ट आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, आपको ना भी आ रही हो तो आप कोशिश करिए, क्योंकि आपको पता है आज छोटे छोटे बच्चों को भी सर्किल बताया जाता है, उसको कभी वृत्त नहीं बताया जाता है ना। तो ये चीज़ आपको समझना है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं। हालांकि मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट क्वेश्चन देखिए दोनों लैंग्वेज में पॉसिबल है नहीं, तो इतना आप मैनेज करिए। मैं क्वेश्चन को हिंदी में बोल दूंगा या फिर मैं बोलता ही रहता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
और क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि 5 years hence द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि 5 साल बाद जो जैकोब की जो आयु है वो उसके बेटे की आयु की 3 गुना होगी। ये 5 साल बाद जो है जैकोब की जो आयु है या जैकब की जो आयु है वो उसके बेटे की आयु से 3 गुनी होगी। जब हमको अभी की नहीं पता है तो मैं 5 साल बाद की कैसे बता पाऊँगा भैया। जब हमको अभी नहीं पता है कि मैं भी जो है 23 साल का हूँ तो आगे कैसे मैं बता सकता हूँ कि 2 साल बाद मैं कितने साल का हो जाऊँगा। एटलीस्ट मुझे प्रेजेंट का पता होना चाहिए ना। तो यानी हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट का अपनी तरफ से मान लेंगे, फिर फ्यूचर का बता देंगे, यही करेंगे ना। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट द एज ऑफ जैकोब एंड हिज सन बी X ईयर एंड Y ईयर्स रेस्पेक्टिवली। मैंने दोनों की एज को मान लिया कि भैया जो जैकोब है वो X बरस का है और जो उसका बेटा है वो Y वर्ष का है, Y वर्ष का है। अब क्वेश्चन में पढ़िए कि भैया 5 साल बाद, भैया 5 साल बाद अगर हमको मानना है, एक लाइन आप और लिख लीजिए कि लेट द प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज लिख दीजिए, लेट द प्रेजेंट एज। ठीक है। अब देखिए मुझे पता है कि जो 3 टाइम्स हो जाएगा जैकोब, यानी ये जो है 3 गुनी आयु उनकी हो जाएगी, लेकिन 5 साल बाद होगी। तो 5 साल बाद क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर्स। देखिए 5 साल बाद जो जैकोब की आयु क्या हो जाएगी भैया, ये तो भी प्रेजेंट का मामला है ना। अगर कोई व्यक्ति अभी 10 वर्ष का है तो 5 साल बाद 15 वर्ष का हो जाएगा, 5 साल बड़ा हो जाएगा ना। तो वैसे ही अगर जैकोब अभी X वर्ष का है तो 5 साल बाद X + 5 ईयर का हो जाएगा। और ये जो उसका बेटा है यानी सन्स एज, ये भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि भैया पिताजी बड़े हो गए, बेटा उतना का उतना ही रहने वाला है। तो इसको भी 5 साल बड़ा कर दीजिए। इसकी आयु अभी Y थी, 5 साल बाद Y + 5 हो जाएगी। अब मुझे क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो 5 साल बाद जो जैकोब है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की आयु को बराबर कर देता हूँ। जैसे मुझे नहीं आइडिया लग रहा है कि मैं 3 टाइम्स किधर करूँ। अब भैया जब जैकोब 3 गुना हो जाएगा और इन दोनों के बीच में मुझे लगाना है बराबर, तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। अब ये जब 3 गुने हो जाएंगे तो मैं इधर 3 से गुणा कर देता हूँ ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये रही मेरी पहली इक्वेशन, सॉल्व कर दीजिए। x + 5 = 3y, 3 5 जा 15। तो x - 3y, 5 जाके माइनस हो जाएगा 15 से, = 10। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब मैं आगे पढ़ता हूँ क्वेश्चन को। 5 years एगो, 5 साल पहले। तो अभी से कंपेयर करिए, अभी से प्रेजेंट से 5 साल पहले। ही वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जो 5 साल पहले जो है वो 7 टाइम्स था। कितना था, 7 टाइम्स था। तो बिफोर 7 ईयर्स, सॉरी कितने ईयर से है, बिफोर 5 years एगो, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले चलते हैं, बिफोर 5 years, बिफोर 5 years। अब जरा कोई बताओ मुझे, कोई आदमी अगर जैकोब X बरस का है अभी तो 5 साल पहले 5 साल कम रहे होंगे, यानी कि जो जैकोब की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, X - 5। और जो उसके सन की जो आयु होगी ये भी 5 साल छोटे रहे होंगे, यानी कि Y - 5 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो जैकोब है ना, ये रहे, ये इनकी जो आयु थी वो 7 टाइम्स थी, यानी कि 7 गुनी थी। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इधर गुणा करूँ, तो मैं दोनों को बराबर लिखूंगा ऐसे। अब जैसे मुझे पता है कि भैया जो जैकोब हैं वो 7 गुने हो जाएंगे, बट मुझे तो बीच में बराबर लगाना है। तो 7 का गुणा मैं इधर करूँगा, क्योंकि ये तो हो जाएंगे ना, इधर करने से दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, सोल्व करते हैं। x - 5, 7y, 7 5 जा 35। चलिए 7y को उधर ले, x - 7y, 5 जाके उधर ऐड हो जाएगा, -35 में 5 ऐड हो जाएगा। तो x - 7y = -30
ये रही मेरी दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x दोनों बराबर हैं, यानी अगर हम इनको माइनस कर दें तो x कट जाएगा। चलो माइनस कर देते, मैं इधर लिख देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट से मैं माइनस कर देता हूँ इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है x माइनस 3y, इससे मुझे माइनस करना है सेकंड वाली यानी x माइनस 7y, और इधर है 10 और माइनस करना है माइनस 30 को। चलो x माइनस 3y ये हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, ये भी हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस का 30। भैया कट गए, 7y से 3y जाएगा तो 4y इज इक्वल टू 40, 4 से काट देंगे तो y इक्वल टू 10। y क्या है, y जो है उसके बेटे की आयु थी यानी पुत्र की आयु थी, जो कि कितनी आ गई है 10 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष यानी 10 ईयर्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और जैकोब की आयु निकालेंगे। तो x माइनस का 3y, y कितना है 10 इज इक्वल टू 10, 30 हो जाएगा, और ये जाके उधर जब ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, यानी जो उसके जो जैकोब की जो आयु है वो 40 ईयर्स है, और जो उसके बेटे की जो आयु है कितनी है 10 ईयर्स है। आप लास्ट में फिर से मैं बोल रहा हूँ सुंदर सुंदर लाइन लिखेंगे, हेंस द प्रेजेंट ऑफ जैकोब इज 40 ईयर्स एंड दैट ऑफ हिज सन इज 10 ईयर्स। आपको पता है आप इतने छोटे बच्चे तो रहे नहीं कि मैं भी एक एक लाइन लिख के दिखाऊं, तो एटलीस्ट आप इतना लिख सकते हैं। देखिए कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी है, समझे ना। तो आप इसको ज़रूर लास्ट में लिखा करिए कि इसकी एज ये है वो है, यानी फिर नंबर से है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही ना। तो चलिए फिर एक्सरसाइज के देखिए, जो पहले एक्सरसाइज थी एनसीईआरटी की उसके सारी की सारी वर्ड्स प्रॉब्लम आज कंप्लीट हो चुकी हैं, और आगे जो एक्सरसाइज की जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में जो भी आप पढ़ने वाले हों तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो आप कर ही पाएंगे क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।